आज हम सर्वाइव करने वाले 150 डेज एक स्काई ब्लॉक के ऊपर। सर्वाइव करने के लिए हमें यहाँ पर एक चेस्ट मिलेगी जिसमें कुछ बेसिक के रिसोर्सेज होंगे एंड साथ ही इस वर्ल्ड में कुछ प्लेटफॉर्म होंगे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे होंगे एंड इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हमें अपने बेस के ऊपर प्रोग्रेस करना होगा। इस जर्नी में भाई और मेरे कुछ टारगेट भी होने वाले हैं। पहला विलेजर्स के रहने के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने सभी जरूरत का ऑटोमेटिक फार्म बनाना, हम दोनों के लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड के आर्मर को बनाना, एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना, एंड सिटी में जाके इलाइट्रा को ऑब्टेन करना, एक फुल्ली मैक्स बीकन को बनाना एंड लास्ट में हमारे बेस के बीचों बीच एक बड़े से बिल्ड को बनाना। एंड ये सब हम हार्डकोर में नहीं करने वाले हैं, तो एंजॉय करो। ना इस बार भाई और मैं आ चुके थे स्काई ब्लॉक के ऊपर एक और वर्ल्ड की ऐसी की तैसी करने के लिए। तो इस वर्ल्ड में फ्लोट कर रहे प्लेटफॉर्म को तो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि इस चेस्ट के अंदर हमें क्या माल पानी मिला है। इसके अंदर हमें लावा बकेट, आइस ब्लॉक, शुगर केन और 10 ऑब्सीडियन मिले हैं। बट अगेन हर बार की तरह इसमें हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। खैर ये तो अब हर बार का हो गया है, हमें दुख भी नहीं होता इससे। बट अभी भी फूड सोर्स के लिए हमारे पास एक उम्मीद बची हुई थी। यहाँ पे उगी ग्रास को तोड़ के कुछ वीट के सीड कलेक्ट करना। कुछ ग्रास को तोड़ने के बाद भी हमें एक भी सीड नहीं मिली थी, बट अभी भी हमारे पास एक उम्मीद बची हुई है। इस ट्री को कट करके हमें एक एप्पल मिल सकता है जिसे खा के एटलीस्ट मैं तो जिंदा रह ही सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कुछ डर्ट को कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ट्री के आसपास उस डर्ट को लगा के एरिया को एक्सपेंड करते हैं, जिससे यहाँ पे जो भी सैपलिंग गिरे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही गिरे। ट्री कट करने के बाद मैं जैसे लीव को हार्वेस्ट कर रहा होता हूँ, मेरी आंखों के सामने एक ट्री सैपलिंग वॉइड में गिर जाती है। तो जिस हिसाब से अभी तक चीजें हुई है इस वर्ल्ड की, इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। तो फिलहाल हमारे पास जितनी भी सैपलिंग होती है उसे यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। देन सबसे पहले मैं भाई और अपने लिए वुडन की पिकेक्स बनाता हूँ और एक पिकेक्स भाई को भी देता हूँ। अब क्योंकि हमें चेस्ट के अंदर से एक लावा बकेट और एक आइस ब्लॉक मिला था, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोबलस्टोन जनरेटर बना लेना चाहिए। ना अपना कोबलस्टोन जनरेटर भी बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्टोन को माइन करने के बाद आप देख ही सकते हो कुछ अचीवमेंट अलग टाइप की बनके आ रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो तो हमें भी नहीं पता है, तो इसे इग्नोर करना। अभी फिलहाल भाई और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे पूरी रात कोबलस्टोन माइन करने का काम करते हैं। मॉर्निंग होने के साथ ही मैं भाई से कुछ कोबलस्टोन लेता हूँ एंड फटाफट से कुछ स्टोन के टूल्स बनाता हूँ। देन मैं भाई को कुछ स्टोन के टूल्स देता हूँ जिससे वो अच्छे से मजदूरी कोबलस्टोन माइन करने का काम कर सके। वैसे पत्थर तोड़ना भी एक तरह से मजदूरी ही हुई। देन मैं कोबलस्टोन के स्लैब वगैरह बना के हमारे प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ एंड हमारे पुराने दोस्त हमसे मिलने ना आ जाए इसलिए वुडलॉक से चारकोल बना के कुछ टॉर्च बनाता हूँ एंड रात होने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लगा देता हूँ। एंड अभी यहाँ पे हमारे सारे ट्री भी ग्रो हो चुके थे, तो एक काम करते हैं फटाफट से इन्हें कट कर लेते हैं। सभी ट्री को कट करने के बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग मिलती है उन्हें मैं हाथों हाथ प्लांट भी कर देता हूँ एंड शाम होते होते भाई के साथ यहाँ पे कोबलस्टोन भी माइन करता हूँ। इतने ट्री को हार्वेस्ट करने के बाद हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ एप्पल भी मिल गए थे। तो फाइनली कई सालों बाद अपनी पेट की भूख को बजाने के लिए मैं कुछ एप्पल खाता हूँ। देन मैं काफी सारे कोबलस्टोन के स्लैब बनाता हूँ एंड फटाफट से लग जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए। बट तभी हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। बट तभी यहाँ पर अचानक चमत्कारी रूप से बारिश बंद हो जाती है और फैंटम यहाँ पे जल के मरने लग जाते हैं। लग रहा है इस वर्ल्ड में भी हमारे ऊपर राम रहीम बाबा का आशीर्वाद है। That's 1x bet. हेलो गाइस, फाइनली अभी इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है एंड मैं काफी ज्यादा टाइम से इसका फैन हूँ एंड इसके बारे में मेरे को सब कुछ पता है, इसलिए मैं अपने नॉलेज का यूज करके इससे पैसे बनाने के बारे में सोचता रहता हूँ। और इसके लिए मैं हर बार यूज करता हूँ 1x bet, जो मुझे मिला है इंटरनेशनल लाइसेंस, और ये रिलायबल भी है और ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें गेम खेलना बहुत आसान है एंड साथ ही इसका इंटरफेस काफी ज्यादा ईजी है एंड इसमें जीते हुए पैसों को विड्रॉ करना भी काफी ईजी है। इसमें गेम खेल के उसे प्रेडिक्ट करके तुम रियल पैसे जीत सकते हो एंड यहाँ तक की और रिवॉर्ड जैसे की सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, आईफोन 15 प्रो मैक्स और मेन प्राइस के नाम पे नेक्सॉन EV प्राइम XM भी जीत सकते हो। और स्पोर्ट्स के अलावा इसमें बहुत सारे गेम्स भी मिल जाएंगे जैसे कि ब्लैक जैक, रोलेट और पोकर। मेरा फेवरेट तो क्रैश है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है खेलना एंड इसके रूल्स भी सिंपल हैं और इसमें बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर तुम्हें जानना है कि ये कितना कूल है तो तुम मेरा प्रोमो कोड ELCO100 यूज कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम एंड 42,900 का वेलकम बोनस भी जीत सकते हो। लिंक एंड कोड आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए भाई और मैं यहाँ पे अपने बचे हुए प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने का काम शुरू करते हैं। ना अपना एरिया भी ठीक ठाक एक्सपेंड हो चुका था और इतनी देर में हमारी ऑलमोस्ट सारी ट्री सैपलिंग भी ग्रो हो चुकी थी। देन भाई चले जाते हैं यहाँ पर अगेन अपनी दिहाड़ी मजदूरी का काम करने एंड मैं यहाँ पे कुछ स्टोन की पिकेस बनाता हूँ और फटाफट से इन सभी ट्री को हार्वेस्ट करने लग जाता हूँ। एंड हर बार की तरह हमने इस पूरी जर्नी में भी इतने सारे पेड़ों को काटा है कि माउस को क्लिक कर करके हमारी उंगलियों की मसल्स बन गई है। सभी ट्री को हार्वेस्ट करने के बाद मैं कुछ और ट्री को प्लांट करने के लिए और डर्ट प्लेस करता हूँ एंड साथ ही साथ सैपलिंग को भी प्लांट कर देता हूँ। अभी तक यहाँ पे सब कुछ एकदम बढ़िया और स्मूथ तरीके से चल रहा था, तभी हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एप्पल खाने के साथ साथ फैंटम से मार भी खाता हूँ। देन थोड़ी बहुत हिम्मत करने के बाद भाई और मैं एक एक करके इन फैंटम को ही मारते हैं।
फैंटम वगैरह के चक्कर में मैं यहाँ पे 2 हार्ट पे आके बचता हूँ, बट उन्हें मार के हमें यहाँ पे 2 फैंटम मेम्ब्रेन भी मिल चुकी थी, जो हो सकता है कि आगे हमारे काम आए। देन भाई और मैं अगले कुछ दिनों तक कोबलस्टोन माइन करना और काफी सारे पेड़ों को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। नाउ भी हमारे पास ठीक ठाक मटेरियल भी इकट्ठा हो चुका है, जो कि अभी आप इस चेस्ट के अंदर देख सकते हो। देन फटाफट से मैं यहाँ पे काफी सारे वुड के स्लैब बना लेता हूँ, एंड साथ ही मैं काफी सारे स्लैब भाई को भी देता हूँ, क्योंकि अब हम अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लग जाते हैं इस एरिया को थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए। नाउ रात होते होते हमारा मेन प्लेटफॉर्म भी ठीक ठाक एक्सपेंड हो चुका था, एंड साथ ही यहाँ पे भाई ने कुछ शुगर केन भी लगा दी थी, तो फटाफट से मैंने हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड शुगर केन हमें स्टार्टिंग की चेस्ट में से मिली थी। देन मैं यहाँ पे कुछ ट्री को कट कर ही रहा होता हूँ कि मुझे पता चलता है भाई यहाँ पे पानी के नीचे फंस गया है। पता नहीं भाई ये प्रो हरकतें करता कैसे है, बट मैं यहाँ पे जैसे भाई को बचाने जाता हूँ गलती से वुडन स्लैब की जगह भाई को हिट लग जाता है। वैसे देखा जाए तो इसमें भाई की ही गलती है। देन मैं यहाँ पे कुछ और ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ सैपलिंग को प्लांट करता हूँ, एंड क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारे वुड हो चुकी थी, तो भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पर एक और नए प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। नाउ अब हमारा एक और प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार हो चुका था, एंड इसके ऊपर हम अपना एक मॉब फार्म बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए आगे जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो मॉब फार्म से ही मिलेंगे। जैसे कि फिलहाल अभी सबसे जरूरी हमारे बेड को बनाने के लिए स्टिंग भी मॉब फार्म से मिलेगा, वरना हमें यहाँ पे डेली रात को फैंटम से पिटना पड़ेगा। देन फटाफट से मटेरियल वगैरह लेने के बाद भाई और मैं लग जाते हैं अपने मॉब ग्राइंडर को बनाने के लिए। ना अपना मॉब फार्म ही बनकर तैयार हो चुका है। अब क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स नहीं है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा स्लो वर्क कर रहा है, बट फिर भी हमें यहाँ पे 1-2 स्केलेटन को मार के 2 बोन मिल गई थी। एंड फिलहाल हमें अपने माइनक्राफ्ट की अभी तक की सबसे बड़ी रिसर्च करके पता चलता है कि हम बोन मीन की वजह से अपने वाटर सोर्स को 1 का डबल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे वाटर सोर्स को अनलिमिटेड बनाने का काम ही करता हूँ, एंड साथ ही यहाँ पे जो ग्रास थी उसे बोन मीन करके यहाँ पे सीड भी कलेक्ट करता हूँ। नाउ फाइनली गेहूं की फसल उगाने के लिए मेरे पास 5 व्हीट सीड भी हो चुकी थी। अब टाइम आ चुका था अपने मॉब फार्म में पानी डालने का, जिससे हम इन मॉब की अच्छी से कुटाई लगा सके। बट यहाँ पर मेरे से एक गलती हो जाती है, यहाँ पर एक क्रीपर फट जाता है, तो पानी की मदद से मैं इसको जैसे तैसे यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। और इतना सा काम मेरे अकेले के बस की नहीं है, ये तो मैं समझ गया था। तो मैं यहाँ पे भाई को भी ऊपर बुला लेता हूँ, एंड अब भाई और मैं यहाँ पे फटाफट से बची हुई जगह पे पानी डालने का काम करते हैं। एंड मैं यहाँ पे इसके सामने से जा ही रहा होता हूँ कि भाई कुछ ये कर देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब तो लग रहा है ये मॉब फार्म का काम मेरे को अकेले ही करना चाहिए था, भाई को यहाँ पे गलती बुला लिया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फटाफट से आके अपना सारा सामान उठाता हूँ। देन भाई और मैं यहाँ पे अपने बचे हुए काम को कंप्लीट करते हैं, एंड साथ ही हम यहाँ पे काफी सारी मकड़ियों को भी मारते हैं, जो कि अपने आप को यहाँ पे नो वे होम का स्पाइडरमैन समझ के दीवार में चिपकी हुई थी। अपने मॉब फार्म का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पे बोट के अच्छे चक्कर में नीचे गिर के मर रहा है। एंड अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं भाई के साथ हार्डकोर क्यों नहीं खेलता। इसके अंदर पानी डालने के साथ ही ये पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। मॉब फार्म के ऊपर पानी फिल करने के चक्कर में एक आधी जगह ज्यादा पानी फिल हो गया था, जिसकी वजह से कुछ ज़ॉम्बी ड्राउन में बदल गए थे। और लकीली इनको मार के यहाँ पे मेरे को अपना पहला कॉपर भी मिल जाता है। लग रहा है इस वर्ल्ड में हमारी किस्मत इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। एंड तब तक भाई यहाँ पे लग जाते हैं मॉब फार्म की बाउंड्री को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। ऊपर हमें स्पाइडरमैन को मार के जितनी भी स्टिंग मिली थी उससे मैं यहाँ पे वूल बना लेता हूँ, एंड फटाफट से भाई और मेरे 2 बेड बना लेता हूँ। काफी दिनों तक बिना सोए काम करने की वजह से हम यहाँ पर थक चुके थे, तो भाई और मैं यहाँ पे फटाफट से सो जाते हैं। तो अब हमें जितना जल्दी हो सके एक ज़ॉम्बी विलेजर की जरूरत होगी, जिसके लिए भाई और मैं यहाँ पे बिना रुके मॉब की कुटाई करना शुरू कर देते हैं। एंड काफी देर तक मॉब फार्म पे ज़ॉम्बी विलेजर के लिए AFK भी करते हैं। AFK करने के साथ साथ हम यहाँ पे ब्रिज के बनाने के काम को भी शुरू कर देते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे काफी देर के बाद एक बढ़िया चीज होती है। भाई को मॉब फार्म पे AFK करते टाइम यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो फटाफट से हम इसको बाहर निकाल के यहाँ पे वोट में बिठाते हैं। एंड अगेन इस मॉब फार्म को ऊपर से ओपन कर देते हैं। मॉब फार्म पर AFK करते टाइम भाई को यहाँ पर एक आलू भी मिलता है। एंड मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी अच्छी चीजें भाई को ही क्यों मिलती है, क्या मतलब आगे जाके लड़की भी भाई को ही। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? देन मैं फटाफट से यहाँ पे वोन मिल की मदद से आलू को मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड साथ ही साथ इन सभी को यहाँ पे फर्नेस में कुक करने के लिए भी रख देता हूँ। जब तक हमारे पके हुए आलू तैयार हो रहे हैं मैं मॉब फार्म पर आके AFK करता हूँ। सभी आलू कुक होने के बाद मैं भाई को भी पके हुए आलू देता हूँ। एंड फाइनली इतने बरसों के बाद हमारे खाने पीने की दिक्कत तो खत्म हुई। जब मैं यहाँ पे चेस्ट में रखे ऑब्सीडियन को लेने आता हूँ तब मेरे को पता चलता है भाई को मॉब फार्म पे AFK करते टाइम एक कैरेट भी मिल गई है। तो चलो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सब्जियां भी इकट्ठा होते जा रही है, बस आगे चल के यहाँ पे स्टॉल लगाना बाकी है। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है नेदर में जाके एक्सप्लोर करने का। अपना पोर्टल तो बन के तैयार हो चुका है। एंड अभी मेरे को याद आता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील तो नहीं है, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें लावा की जरूरत होगी। तो फटाफट से लावा लेके मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड इसे लावा की मदद से एक्टिवेट करने के लिए रख देता हूँ।
काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी ये पोर्टल एक्टिवेट होने का नाम नहीं ले रहा था। बट तभी यहाँ पर एक अच्छी चीज होती है, मॉब फार्म पर एक ज़ॉम्बी विलेजर आता है। तो भाई के कहने पे फटाफट से मैं इस मॉब फार्म को ऊपर से बंद कर देता हूँ। नीचे आके मुझे पता चलता है कि हमारे प्रो भाई ने यहाँ पे विच को ज़ॉम्बी विलेजर समझ लिया था। अगर भाई की प्रो हरकतें इसी तरह से चलती रही तो मेरे को ये सब बंद करके गाँव जाना होगा। देन मैं अगेन पोर्टल को लावा की मदद से एक्टिवेट करने की नाकाम कोशिश करने लग जाता हूँ। बट तभी मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सच में इस बार एक ज़ॉम्बी विलेजर आ गया है। तो फटाफट से इसको बाहर निकाल के पहले वाले ज़ॉम्बी विलेजर के साथ बोट में बिठा देता हूँ। नाउ फाइनली अब हमारे पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर तो हो चुके हैं। देन उसके बाद भाई भी यहाँ पर एक बार पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए ट्राई करते हैं। एंड पता नहीं कैसे लेकिन इस बार पोर्टल एक्टिवेट भी हो जाता है। लग रहा है मोजांग वालों को मेरे से ही दिक्कत है। देन उसके बाद जब मैं मॉब फार्म को ऊपर से ओपन कर ही रहा होता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि नीचे से मैं इसे बंद करना ही भूल गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर के मॉब यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं और क्रीपर के फटने की वजह से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी बोट से निकल जाता है। देन भाई और मैं इनसे पिटते हुए इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए लग जाते हैं। इस मॉब फार्म को तो भाई और मैंने जैसे जैसे बंद कर दिया था, बट इस बीच क्रीपर के फटने की वजह से हमारा ज़ॉम्बी विलेजर शहीद हो जाता है। और अगर इतना काफी नहीं था तो भाई की छेड़खानी की वजह से ये मॉब फार्म दोबारा फट जाता है और इसे बंद करने की बजाय भाई यहाँ पे क्रीपर से डर के इसे खोला छोड़ देते हैं। देन हम ज़ॉम्बी वगैरह से पिटते हुए इसे दोबारा से बंद करते हैं। तो हमारी इतनी नूब हरकतें देखने के बाद मैं अपने साथ साथ भाई की भी गाँव जाने की टिकट करवा रहा हूँ। तो इतनी बसड़ होने के बाद अगले दिन तक हमारी सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी और ये बात गलती से मोजांग वालों को पता चल जाती है। तो मोजांग वाले चमत्कारी तरीके से इस मॉब फार्म को बीच में से फोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे मैं इस मॉब फार्म को यहाँ पर बंद करता हूँ एंड भाई यहाँ पे मेरा खेल बंद करते हैं। भाई को यहाँ पर पता ही नहीं था कि मैं हाफ हार्ट पे हूँ। साले मजाक बना के रखते हैं। काफी देर तक मॉब फार्म पर एएफके करने के बाद हमें अगेन एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है। ज़ॉम्बी विलेजर को छोड़ के हम यहाँ पे बाकी मॉब को मार ही रहे होते हैं कि लास्ट में यहाँ पे क्रीपर और ज़ॉम्बी विलेजर एक कोने में खड़े हो जाते हैं एंड मेरे से गलती से एक हिट ज़ॉम्बी विलेजर को लग जाता है। ये सब हरकतें करने के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई पहली बार भी माइनक्राफ्ट खेलेगा तो हमसे अच्छा ही खेलेगा। सारी बेकार चीजों के साथ यहाँ पर एक अच्छी चीज होती है, हमें यहाँ पर एक आयरन इंगट मिल जाता है। साथ ही मेरे को एक ऑलमोस्ट टूटी हुई स्वॉर्ड भी मिलती है आयरन की। कुछ और मॉब वगैरह मारने के बाद मेरे को एक बोतल और कुछ रेड स्टोन भी मिलता है, जिसे मैं फटाफट से सेफली चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो फाइनली टाइम आ चुका था नेदर में जाके एक्सप्लोर करने का। यहाँ पर आगे मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड तो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद फिलहाल तो इस पोर्टल के अलावा मेरे को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिगलिन और ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के स्पॉन करने के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो भाई और मैं यहाँ पे लग जाते हैं एक सस्ते से जुगाड़ू गोल्ड फार्म को बनाने के लिए। तो हमारा गोल्ड फार्म के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो चुका है। तो फटाफट से हम यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मारते हैं एंड काफी देर तक अपने गोल्ड फार्म पर एएफके भी करते हैं। अपना गोल्ड फार्म तो बिल्कुल एकदम मस्त काम कर रहा था, बट बीच बीच में पिगलिन के बच्चे आके हमारा गोल्ड चोरी कर रहे थे। तो बस काफी देर तक एएफके करने के बाद हमें एक काम की चीज दिखती है। एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन का बच्चा एक चिकन के ऊपर बैठा हुआ था। तो मैं काफी ज्यादा जुगाड़ वगैरह लगा के इसको अपने पोर्टल से बेस की तरफ ले जाने का ट्राई करता हूँ, बट ये पोर्टल में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट यहाँ पे पता नहीं भाई के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो एक पिगलिन को हिट कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे जैसे जैसे रास्ता बंद करके भाई को बचा लेता हूँ। देन यहाँ पे जितने भी पिगलिन बाहर निकले तो उनको एक एक करके मारने लगता हूँ और अगेन मैं इस चिकन को ओवरवर्ल्ड में ले जाने का जुगाड़ करता हूँ। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी पोर्टल में जाने का नाम ले ही नहीं रहा था और इसके चक्कर में मैं यहाँ पे काफी बार मरते मरते बचता हूँ। जब मैं ओवरवर्ल्ड आके ब्रिज को क्रॉस कर ही रहा होता हूँ, मेरे को अपने आप पता नहीं कैसे डैमेज पड़ने लग जाता है और मैं यहाँ पे एकदम से मर जाता हूँ। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कोई ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन दिख रहा है? मैं यहाँ पे मर गया उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को वो वाला पौवा चाहिए जो पी के यहाँ पे मोजांग वाले सर्वर चला रहे हैं। देन भाई और मैं नेदर में आके अगेन अपने गोल्ड फार्म पे एएफके करने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए गोल्डन एप्पल बनाना होगा। यहाँ से हमें जितना भी गोल्ड वगैरह मिल रहा था हम साथ ही साथ उसे चेस्ट के अंदर भी रखते जा रहे थे एंड साथ ही हमें जितनी भी गोल्डन स्वॉर्ड मिल रही थी उन्हें स्मेल्ट भी कर रहे थे। काफी देर तक एएफके करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फेंस लगा के एरिया को कुछ और सिक्योर कर लिया था एंड तभी भाई ने यहाँ पे बोर्ड में 2 एंडरमैन को भी फंसा लिया था, जिन्हें मार के हमें एक एंडर पर्ल मिल जाती है एंड हमारे साथ बिना गड़बड़ के सब कुछ ठीक से कंप्लीट हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा गोल्ड फार्म थोड़ा सा बदल चुका है, पहले हम ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन को मारते थे, वो हमें मारेंगे। देन भाई और मैं ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं, अपने गोल्ड फार्म को हम बाद में ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आके मैं अपने थोड़ा मॉब फार्म पे एएफके करता हूँ एंड काफी सारे मॉब की कुटाई लगाता हूँ। अब क्योंकि अभी तक हमारे पास ठीक ठाक वोट इकट्ठा तो हो चुकी थी, तो भाई और मैं यहाँ पे डिसाइड करते हैं अपने एक और प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, जिसपे आगे चल के हमारे मजदूरों की फैक्ट्री विलेजर के लिए एक प्यारा सा घर होने वाला है। खैर हम उसमें भी उनसे मजदूरी करवाएंगे। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। अपना प्लेटफॉर्म तो बन के तैयार हो चुका है। देन उसके बाद भाई यहाँ पे कुछ और ट्री सैपलिंग को प्लांट कर रहे होते हैं, तो साथ में मैं भी उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ।
नाउ भाई मेरे को आइडिया देते हैं कि अपने जो ओवरवर्ल्ड में प्लेटफॉर्म फ्लोट कर रहे हैं उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड अभी आपको जो सामने छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अपने प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो भाई और मैं डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उधर ही जाना चाहिए। नाउ ब्रिजिंग करते हुए आगे आने के बाद हम पानी के सहारे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही हमें पता चलता है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सैंड और सैंडस्टोन थी, बट जैसे मैं इसके बीच वाले 2 ब्लॉक को माइन करता हूँ मेरे को इसके नीचे एक मिस्टीरियस चेस्ट मिलती है जिसके अंदर एक ट्रेजर मैप के साथ साथ कुछ वीट और कोल होते हैं। एंड जैसे मैं उस चेस्ट को माइन करता हूँ उसके नीचे मेरे को एक ग्रास ब्लॉक दिखता है जिसको देखकर मेरे को एक आइडिया आता है जो कि फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन भाई और मैं यहाँ की सैंड को कलेक्ट करने लग जाते हैं। एंड तभी हमें कुछ ग्लास के टूटने की आवाज आती है। तभी मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ की कुछ सैंड सस्पिशियस सैंड भी है जिसके अंदर से हमें अच्छी लूट के साथ साथ स्नीफर एग भी मिल सकता है, बट उसके लिए हमें न्यू अपडेट वाला ब्रश बनाना होगा जिसके लिए हमें कॉपर और फेदर की जरूरत होगी। तो भाई को वहीं पे छोड़ के मैं निकल जाता हूँ ब्रश को बनाने के लिए। एंड आपको याद होगा कि कॉपर हमें पहले ही मिल गया था। मॉब फार्म से कॉपर लेने के बाद मैं नेदर में आ जाता हूँ। एंड नेदर में हमें जो चिकन मिला था उसके मरने के बाद हमें फेदर भी मिल गया था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक झाड़ू बनाता हूँ। एंड जब मैं झाड़ू लेके यहाँ पे भाई के पास जा ही रहा था तब मेरा पैर फिसल जाता है। देन उसके बाद कुछ ये होता है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे बच कैसे गया। शायद मेरी किस्मत यहाँ पे थोड़ी बढ़िया थी। यहाँ पर आके जब मैं सस्पिशियस सैंड के ऊपर झाड़ू मारता हूँ तब मेरे को एक 2 रुपए वाली पोटरी मिलती है। एंड इस बकवास से चीज के लिए मैं इतनी दूर से झाड़ू बना के लाया हूँ। तो भाई और मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने बेस के ऊपर वापस आ जाते हैं। एंड थोड़े मॉब वगैरह की कुटाई लगाते हैं। मॉब वगैरह को मारते हुए हमें याद आता है कि हमें वहाँ से एक ट्रेजर मैप भी मिला था। मैप को खोल के देखने के बाद मेरे को चीजें उतनी समझ में आ रही थी जितनी मेरे को साइंस की बुक में आती है। तो मैं ये मत्था पेजी भाई को दे देता हूँ कि शायद उसे ये कुछ समझ में आ जाए। अब क्योंकि ट्रेजर मैप तो हम दोनों के दिमाग के ऊपर से ही गया था तो हम यहाँ पे मॉब को मारने का आसान काम ही कर लेते हैं। एंड तभी मेरे को यहाँ पर एक आयरन इंगट मिलता है जिसे मैं यहाँ पे फटाफट से चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड तभी मॉब फार्म पे एफके करते टाइम भाई को एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है। देन फटाफट से हम इस ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के इसे बोट में बिठाने के बाद मैं ये सोच के खुश हो जाता कि हमारे पास 2 विलेजर हो चुके हैं। बट तभी हमारे प्रो भाई कुछ ये कर देते हैं। इस बसड़बाजी को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से मॉब को मारने लग जाता हूँ। बट तभी ये चीज यहाँ पर एक क्रीपर को अच्छी नहीं लगती है। एंड उसके फटने की वजह से हमारा दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी मर जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे भाई भी टपक जाते हैं। उनकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट खुशखबरी तो ये है कि हमारे दोनों ज़ॉम्बी विलेजर अब मर चुके हैं। लगभग अभी तक हमने यहाँ पे 5 से 6 ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया है। एंड जब मैं मॉब फार्म को नीचे से ओपन कर रहा हूँ तो पता नहीं यहाँ पे कैसे एक क्रीपर आ जाता है। एंड साथ ही हमारे भाई ने स्लैब लगा के बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया था। रिलैक्स गाइस, ट्रेन की टिकट हो चुकी है। इस वीडियो के बाद भाई और मैं निकल रहे हैं गांव के लिए। ओवरवर्ल्ड के मॉब फार्म पे तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था तो हम आ जाते हैं नेदर के गोल्ड फार्म पे एफके करने के लिए। देन वापस ओवरवर्ल्ड आके हम अपने एक्सप्लोरेशन वाले आइडिया को कंटिन्यू करते हैं एंड निकल जाते हैं कुछ और रैंडम फ्लोट कर रहे प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए। आगे चलकर हमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखता है एंड यहाँ पर एक स्प्रूस का ट्री होता है। एंड ये स्प्रूस की सैपलिंग आगे जाके हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के आसपास कुछ स्लैब लगाता हूँ जिससे हमारी सैपलिंग वर्ड में न गिर जाए, क्योंकि फिलहाल ऐसी हमारी किस्मत खराब चल रही है। इस ट्री को कट करने के बाद यहाँ पे जो डर्ट होती है हम उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल डर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा कीमती है। यहाँ से इन टोटल हमें 2 सैपलिंग मिल जाती है जो कि हमारे लिए बहुत इनफ होगी। नाउ भाई और मैं ब्रीजिंग करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। काफी ज्यादा आगे आने पर हमें यहाँ पर एक ओशन मॉन्यूमेंट दिखता है। हम तो आगे निकले थे कि हमें यहाँ पे कोई ट्री वगैरह का प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, बट यहाँ पर हमें एक बड़ी सी ओशन मॉन्यूमेंट दिख गई है। मैं यहाँ पे खड़े होकर ये सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि भाई ने तभी मेरे को यहाँ पे धक्का देके इसके अंदर गिरा दिया। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरे को माइनिंग फटिक का इफेक्ट मिल जाता है। देन भाई और मैं नल्लो की तरह इसके ऊपर बोट में बैठ के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि बिना आर्मर के इसके अंदर तो जा नहीं सकते थे हम। इस ओशन मॉन्यूमेंट तक पहुंचते पहुंचते हमारे सभी ब्रीजिंग ब्लॉक खत्म हो चुके थे, तो हम अपने एक्सप्लोरेशन वाले काम को स्टॉप करके अपने बेस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आके हम मॉब फार्म के ऊपर एफके करना शुरू ही करते हैं कि तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है। तो फटाफट से हम इसको भी बाहर निकाल के बोट में बिठाते हैं। एंड अभी हमारा सबसे मेन टारगेट होने वाला है कम से कम हम इस विलेजर को तो जिंदा बचा ले। देन मैं सोचता हूँ कि हमें जो स्प्रूस की सैपलिंग मिली है उसको ग्रो करके हमें थोड़ी वुड कलेक्ट करनी चाहिए। तो मॉब फार्म पे जितनी भी बोन होती है मैं भाई से मंगवा लेता हूँ। एंड बोन मिल की वजह से भाई और मैं यहाँ पे ट्री को कट करने का काम शुरू कर देते हैं। नाउ भी हमारे पास काफी सारी वुड इकट्ठा हो चुकी है, जो कि अभी आप इस चेस्ट के अंदर देख सकते हो। एंड ये सारी वुड आगे हमारे बिल्ड वगैरह बनाने में काम आएगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे काफी सारे ओक के स्लैब बनाता हूँ। एंड हम यहाँ पे अभी तक सिर्फ पके हुए आलू खाकर जिंदा थे, तो अब हमें जल्दी से जल्दी एक बड़े से फूड फार्म को भी बनाना होगा, जिसके प्लेटफॉर्म की बाउंड्री को बनाने का काम मैं शुरू कर देता हूँ। ना अपना फूड फार्म 50% बनके तो कंप्लीट हो चुका है, बट इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने के लिए हमें काफी सारी डर्ट की जरूरत होगी। अभी फिलहाल हमारे पास डर्ट लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेवल से पोरस डर्ट बना के उसे नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करना, जिसके लिए आ जाता हूँ मैं नेदर के अंदर अपने गोल्ड फार्म पे एफके करने के लिए, क्योंकि ग्रेवल हमें सिर्फ पिगलिन से गोल्ड की ट्रेड करके मिल सकती है। यहाँ पर आते ही मैं अगले कुछ दिनों तक अपना एफके करने का काम शुरू कर देता हूँ। एक तरफ मैं गोल्ड फार्म पे एफके करके काफी सारा गोल्ड कलेक्ट कर रहा था, एंड दूसरी तरफ भाई यहाँ पे ट्री कटिंग करके काफी सारे वुड कलेक्ट कर रहे थे। देन उसके बाद भाई ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बाउंड्री को भी काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, जिसपे आगे चल के हमारा ट्रेडिंग हॉल बनने वाला है। एंड फिलहाल तो मैं यहाँ पे काफी दिनों तक अपने गोल्ड फार्म पे एफके ही करता हूँ।
देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे जितने भी नगेट मिलते हैं फटाफट से उसे इंगट में कन्वर्ट करता हूँ। देन उसके बाद पिगलिन के बीच में आ जाता हूँ अपने गोल्ड के बदले ग्रेवल की ट्रेड करने के लिए, बट ये नूबड़ा मेरे को बार बार फालतू सामान ही दे रहा था, तो इस काम को करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और इतनी देर में भाई ने बाकी प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करने से लेकर मॉब फार्म पे एफके करने तक का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। पिगलिन से काफी ज्यादा ट्रेड करने के बाद मेरे को जितनी भी ग्रेवल मिलती है मैं उसे लेके ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ एंड ग्रेवल और डर्ट को मिला के काफी सारी कोरस डर्ट बनाता हूँ। देन मैं लग जाता हूँ फटाफट से इन सभी को नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारे पास अपने फूड फार्म को फिल करने के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डर्ट हो चुकी है, तो एक काम करते हैं अपने फूड फार्म का पूरा काम कंप्लीट करते हैं। अपना फूड फार्म तो पूरा बनके तैयार हो चुका था, बस हमें इसके अंदर अपनी क्रॉप को प्लांट करना है, जिसके लिए मैं मॉब फार्म से सारी बोन को ले लेता हूँ एंड बोन मिल बना के भाई और मैं लग जाते हैं कैरेट और पोटैटो को मल्टीप्लाई करने के लिए। नाउ फाइनली हमारा पूरा फार्मिंग का काम कंप्लीट हो चुका है एंड तभी हमें ध्यान आता है कि हमें ज़ॉम्बी विलेजर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। देन उसे छोड़ के मॉब को मारने के लिए लग जाते हैं। काफी देर तक मॉब को मारने के बाद मेरे को यहाँ पर एक विच मिलती है एंड तभी हमें आइडिया आता है कि हम अपने ज़ॉम्बी विलेजर को इस विच से क्योर करवा सकते हैं। तो मैं फटाफट से चेस्ट के अंदर रखे कुछ गोल्डन एप्पल को लेता हूँ, जो कि कुछ टाइम पहले भाई ने बना के रखे थे। देन भाई और मैं मॉब फार्म को थोड़ा सा खोल के लग जाते हैं इस विच से इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए। काफी देर तक विच आंटी के फालतू पोशन झेलने के बाद भी वो पोशन ऑफ वीकनेस नहीं फेंक रही थी, बट फिर भी हम अपना ट्राई करते रहते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली ये विच एंटी पोशन ऑफ वीकनेस फेंक देती नहीं फेंकती है। ये सड़ी हुई चुड़ैल को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। काफी देर तक पोशन ऑफ वीकनेस ना फेंकने के बाद हम थोड़ी रिसर्च करते हैं गजब टू बी बात एंड हमें पता चला कि हमें विच के थोड़ा पास खड़ा होना होगा, तभी वो पोशन ऑफ वीकनेस फेंकेगी। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे फालतू की मेहनत करी। तो सबसे पहले तो हम इस विच को बाहर निकाल के बोट में बिठाते हैं एंड तभी थोड़ी देर बाद वो गलती से ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर पोशन ऑफ वीकनेस फेंक देती है। देन फटाफट से मैं इसको गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। अब क्योंकि हमें इस बकवास विच की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे खतरनाक भाई इसको टपका देते हैं। देन सबसे पहले मेरे पास जितनी भी ग्रेवल बची हुई होती है उसको माइन करके मैं फ्लिंट इकट्ठा करता हूँ। देन फटाफट से कुछ फ्लैचिंग टेबल बनाता हूँ। देन मैं बेड और फ्लैचिंग टेबल अपने ज़ॉम्बी विलेजर के पास रख देता हूँ, जिससे बंदा क्योर होने के बाद जॉब के लालच में डिस्पॉन नहीं होगा। जब तक हम मॉब फार्म पर एफके कर रहे थे तब तक हमारा विलेजर क्योर भी हो गया था एंड साथ ही मैंने यहाँ पे फेंस लगा के इसे कवर कर दिया है, जिससे ये बंदा यहाँ से भाग न जाए। मॉब फार्म पर एफके करते टाइम भाई को यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, तो फटाफट से अपने मॉब फार्म को हम ऊपर से बंद करते हैं एंड इस ज़ॉम्बी विलेजर के साथ यहाँ पर एक विच भी आ रखी थी, तो हम दोनों को निकाल के यहाँ पे बोट में बिठाते हैं। देन बोट में बिठाने के बाद हम अगेन वेट करते हैं यहाँ पर अपने पोशन ऑफ वीकनेस के इंतजार में। यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा काम हो जाता है। पोशन ऑफ वीकनेस लगने के बाद मैं फटाफट से इसे गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ, बट ये वाली विच आंटी पहले वाली से काफी ज्यादा अच्छी थी। अरे हमारा मतलब था थोड़ी काम की लगती है, तो फटाफट से हम इसे बोट में बिठा के यहाँ पे कवर कर देते हैं। अब इस विच के साथ क्या करना है वो तो हम बाद में ही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं भाई से काफी सारे स्लैब लेता हूँ। नाउ अगेन हम जाने वाले हैं अपने कुछ और प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए, बट इस बार यहाँ पे मैं अकेले ही जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़े बहुत ब्रिज के डेकोरेशन में लग गए थे। ब्रिजिंग करते हुए थोड़ा आगे जाने पर मेरे को एक जंगल ट्री दिखता है, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जंगल ट्री की भी सैपलिंग आ जाएगी। यहाँ पर आती फटाफट से मैं इस ट्री को कट करने लग जाता हूँ। ट्री कट करने के बाद मेरे को नीचे यहाँ पर एक तरबूज भी दिखता है, तो फटाफट से मैं इसको भी ले लेता हूँ। साथ ही मैं यहाँ की डर्ट को भी माइन कर लेता हूँ। यहाँ से टोटल मेरे को 7 जंगल सैपलिंग मिल जाती है। देन मैं ब्रिजिंग करते हुए आगे कुछ और प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। आगे जाकर मेरे को यहाँ पर एक स्वॉम्प बायो वाला ट्री दिखता है, और हाँ आई थिंक इसको यही कहते हैं। यहाँ पर आके मैं अगेन पहले वाली की तरह इस ट्री को भी गायब करने का काम करता हूँ। देन साथ ही साथ मैं यहाँ की मड और डर्ट भी ले लेता हूँ। यहाँ से हमें कुछ मैन ग्रुप की सैपलिंग मिल जाती है। देन मैं यहाँ से आगे निकल के अपने एक्सप्लोरेशन का काम कंटिन्यू करता हूँ। काफी ज्यादा दूर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरे को रात होते होते एक विलेज दिख जाती है, और ये एक डेजर्ट विलेज थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर आके मेरे को एक गोलम दिखता है, बट थोड़ी देर बाद पता नहीं वो गोलम कहाँ गायब हो गया था। अब क्योंकि मैं अपने साथ बेड लेके नहीं आया था, तो डे करने के लिए मैं एक विलेजर के घर में जाता हूँ और उसे बेड से उठा के वहीं पे सो जाता हूँ। इतने दिनों के एक्सप्लोरेशन के बाद मेरा खाना पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बाद में भाई के साथ आके इस विलेज को लूटूंगा। देन फटाफट से मैं अपने बेस की तरफ निकल जाता हूँ। बेस के ऊपर आके मैं देखता हूँ कि भाई ने काफी अच्छी तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म के ब्रिज को डेकोरेट कर दिया है, जो कि दिखने में फिलहाल काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड भाई मेरे को बताते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेडर भी आ रखा है, जिसको उन्होंने यहाँ पे बोट में बिठा के रखा है, एंड ये अपने साथ मैंग्रोव और डार्क ओक की सैपलिंग लेकर आया है। एंड मुझे पता चलता है कि हमारे पास जो 2-3 आयरन थे उससे डेकोरेशन करने के लिए भाई ने यहाँ पर एक शेयर बना लिया था। फिलहाल जैसे हमारी यहाँ पर हालत है, हमें शील्ड की ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पे हमारी सभी क्रॉप ग्रो हो चुकी थी, तो फटाफट से मैं इनको कट करके दोबारा से रीप्लांट करने लग जाता हूँ। ना अपनी फार्मिंग वगैरह का काम भी कंप्लीट हो चुका था, एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना सारा फूड हो चुका है, जो कि अपने विलेजर वगैरह को ब्रीड करवाने के काम आएगा। देन मैं स्ट्रिंग से कुछ बेड बना के अपने विलेजर के पास रखता हूँ, एंड फटाफट से इनको ब्रेड देता हूँ, जिससे जल्दी से ब्रीडिंग का काम शुरू कर सके। एंड ये तो मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा तेज है। हमारी मजदूरों की फैक्ट्री में काम करने के लिए एक और वर्कर आ चुका है। चिंता मत करो, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इससे इतनी मजदूरी करवाएंगे कि ये कहेगा भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी
देन मैं गोल्ड फार्म पर आ जाता हूँ थोड़ा एफके करने के लिए, पर तभी यहाँ पर एक घास स्पॉन हो जाती है जो मेरे ऊपर हमला करने लग जाती है एंड उसकी फ्लेम आके यहाँ पर एक चेस्ट के ऊपर लगती है, जिससे यहाँ पे सारा सामान नीचे बिखर जाता है। यहाँ का सामान बटोरने के बाद मैं जब ओवरवर्ल्ड आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि विलेजर ने यहाँ पर एक गोलम स्पॉन किया है। बट सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई ने यहाँ पर एक ऐसे ज़ॉम्बी को बोट में बिठा रखा था जिसने हाथ में स्वॉर्ड ले रखी थी। इसका मतलब ये है कि ये ज़ॉम्बी डिस्पॉन नहीं होगा एंड इसे हमने इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि ये हमारे आयरन फार्म को वर्क करवाने के लिए काम आएगा। नाउ मैं दोबारा से अपने गोल्ड फार्म पर आ जाता हूँ, बट इस बार यहाँ पर एक बढ़िया चीज होती है। यहाँ पर मेरे को इस बार एक चिकन मिल जाता है, तो ट्रेडर की लीड की मदद से मैं इस चिकन को पिगलिन के बीच में से बाहर निकालता हूँ। इसको मैं पोर्टल में ले जाने वाला तो कि मेरे को पता चलता है यहाँ पर एक और चिकन आया हुआ है जिसके ऊपर एक पिगलिन का बच्चा बैठा हुआ था, तो मैं फटाफट से इनको लीड की मदद से पोर्टल में ले जाने लगता हूँ। नाउ अब ये दोनों चिकन हमारे बेस के ऊपर आ चुके हैं। अब जल्दी कुछ दिनों बाद हम यहाँ पर एक एल्को चिकन शॉप खोल लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम AFC शॉप। देन मैं इन चिकन को अपने बीच वाले प्लेटफॉर्म पे लाके फैंसी से कवर कर देता हूँ, पता चले हमारी शॉप खुलने से पहले ये लोग एस्केप कर ले। देन फटाफट से मैं अपने और भाई के लिए फुल्ली गोल्ड का आर्मर बनाता हूँ क्योंकि अभी तक हमारे पास काफी सारा गोल्ड हो चुका है। ओवरवर्ल्ड में तो हमने अपने कुछ प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर लिया है, बारी आ गई अब अपने कुछ नेदर के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने की। तो अगेन भाई और मैं एक डायरेक्शन में ब्रिजिंग करते हुए निकल जाते हैं एंड आगे जाकर हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिखता है जो कि एक छोटी सी बेसाल्ट बायोम जैसा लग रहा था। ये वाले पत्थर आगे जाके हमारे क्या काम आएंगे वो तो हमें नहीं पता, बट हम इसे फिर भी माइंड कर लेते हैं। देन अगेन हम ब्रिजिंग करते हुए निकल जाते हैं कुछ और प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए एंड फाइनली आगे जाके हमें एक छोटा सा क्रिम्सन बायोम वाला प्लेटफॉर्म मिलता है। देन भाई और मैं यहाँ पर आके सबसे पहले इस क्रिम्सन फॉरेस्ट की वुड को कट करते हैं एंड इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे कुछ और करने के लिए था नहीं। अभी तक फिलहाल भाई और मैं एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की, जिससे हम कम टाइम में नेदर के अंदर ज्यादा स्ट्रक्चर ढूंढ पाएंगे। एंड आपको मेरी ब्रीजिंग स्किल के बारे में तो पता ही होगा, एंड अगर नहीं पता तो कुछ ये देख लो। इन्वेंटरी स्विच करते टाइम मैंने यहाँ पे गलती से फायर रेस का पोशन फेंक दिया। लग रहा है इस बार तो मेरी किस्मत प्रो मैक्स लेवल पे खराब चल रही है। इस वीडियो के बाद कुछ टोटका वगैरह करना पड़ेगा। दोबारा से मैं ब्रिजिंग वगैरह करके एक और प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचता हूँ एंड इस बार यहाँ पर एक वुड फॉरेस्ट वाला ट्री होता है, तो फटाफट से यहाँ पर आके सबसे पहले मैं इस वुड को कट करता हूँ। एंड अभी मुझे पता चलता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आगे गया है वहाँ पर उसे एक छोटा सा सोल सैंड वाला प्लेटफॉर्म मिलता है, तो फटाफट से मैं भाई की तरफ निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर आके मुझे पता चलता है कि सोल सैंड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बोन भी है, तो फटाफट से मैं इन बोन ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ एंड उतनी देर में भाई भी आगे एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। ओवरवर्ल्ड आके यहाँ पर हमें गोलम दिखता है एंड इसकी हालत देख के लग रहा था कि ये काफी ज्यादा मॉब से फाइट करके थक गया है, तो हमने इसको यहाँ पे मुक्ति दे दी। बट जैसे ही मैं अपनी मुर्गियों के पास आता हूँ मुझे पता चलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही मुर्गी है, दूसरी मुर्गी कहाँ चली गई वो तो किसी को भी नहीं पता, बट उसने मेरा एल्को चिकन शॉप खोलने का सपना तोड़ दिया है। तो अब मैं हमारे विलेजर से स्टिक के बदले कुछ एमराल्ड की ट्रेड करता हूँ एंड बोट में बैठे ट्रेडर से कुछ डार्क ओक की सैपलिंग को बाय कर लेता हूँ एंड ये अपने साथ कुछ डर्ट भी लेकर आया था, तो लगे हाथ में वो भी बाय कर लेता हूँ क्योंकि फिलहाल तो हमें डर्ट की काफी जरूरत है। देन मैं बोन मिल की मदद से एक डार्क ओक का ट्री उगाता हूँ एंड इसे कट करके मेरे को जितनी भी सैपलिंग मिली थी उससे मैं कुछ और ट्री उगाता हूँ। मैंने दोनों ट्री को ब्रिज के लेफ्ट राइट में उगा दिया है, जो कि देखने में इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। गोलम को मार के जो आयरन मिला था मैं उससे एक आयरन की एग्स बनाता हूँ। देन भाई और मैं कुछ ओक की वुड इकट्ठा करते हैं क्योंकि अब हम एक और प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा ट्री फार्म होगा एंड हम बीच वाले प्लेटफॉर्म से हटा के सारे ट्री इसी के ऊपर ग्रो करेंगे। नाउ अपना ये प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है एंड अभी तक भाई ने बाकी के 3 प्लेटफॉर्म के ब्रिज भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं, तो फटाफट से आप उसका भी एक सिनेमैटिक लुक देख लो। अब क्योंकि हमें अपने नए प्लेटफॉर्म पे ट्री उगाने के लिए डर्ट की भी जरूरत होगी, जिसे मैं अपने मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर से निकाल लेता हूँ। अभी मेरे पास जितनी भी डर्ट इकट्ठा होती है शायद वो अपनी ट्री फार्म के लिए इनफ नहीं होगी, तो मैं अपनी पहले की पड़ी ग्रेवल से इसको कोरस डर्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको नॉर्मल डर्ट में कन्वर्ट करने से लेकर अपने ट्री फार्म का काम कंप्लीट करते हैं। डर्ट लगाने तक का काम तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट तभी यहाँ पे रात होती है और मेरे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। देन फटाफट से मैंने अपना गोल्ड का आर्मर पहन के इनको मार दिया। ये फैंटम वगैरह तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इस आर्मर में एंडर ड्रैगन को भी आराम से मार दूंगा। देन मैं ट्री फार्म के ऊपर हमारी सभी सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ एंड साथ ही अपने इस प्लेटफॉर्म का काम भी कंप्लीट करता हूँ। देन अपने बीच वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी बड़े ट्री की लीव्स बची हुई थी उनको यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील से जला के खत्म कर देता हूँ। तो दोस्तों हमें अपने एनिमल को स्पॉन करवाने के लिए ग्रास का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा एंड हमारे बेस के वाई एक्सिस के हिसाब से हमें वो प्लेटफॉर्म 40 से 50 ब्लॉक नीचे बनाना पड़ेगा एंड तभी उसके ऊपर मॉब स्पॉन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ हमारे सबसे पहले एक्सप्लोर किए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे चेस्ट के नीचे ग्रास ब्लॉक थी, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसके आसपास काफी सारी डर्ट लगा देता हूँ। जब तक हमारी ग्रास यहाँ पर चारों तरफ फैल रही है मैं यहाँ पर AFK भी करता हूँ एंड जब तक मैं यहाँ पर AFK करता हूँ तब तक भाई यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म पे लीव्स वगैरह लगा के कुछ डेकोरेशन कर देते हैं।
ना मैं AFK करके जैसे ही वापस आता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 शीप और एक चिकन स्पॉन हो रखे हैं। फिलहाल हमें शीप की तो इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं, बट इस चिकन को देख के तो बिल्कुल मजा ही आ गया, क्योंकि अब मैं अपने एल्को चिकन शॉप खोलने का सपना पूरा कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हमारा टारगेट होने वाला इन एनिमल को हमारे बेस के ऊपर लेके जाना, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी सीढ़ी बनाने लग जाता हूँ और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके मैं इन्हें बड़े आराम से ऊपर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने आने वाले बिजनेस को ध्यान में रखते हुए चिकन को ऊपर लेके जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे दूसरे चिकन से लाके ब्रीड करवा देता हूँ। देन मैं वापस आकर यहाँ पर अपनी दोनों शीप को ले जाने लगता हूँ एंड मैं ये चीज तो भूल ही चुका था कि ये शीप कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होती है एंड दोनों को साथ में ले जाने के चक्कर में यहाँ पर एक शीप गलती से नीचे गिर जाती है। शायद मैंने इन शीप को कुछ ज्यादा ही प्रो समझ लिया था, तो फटाफट से बची हुई एक शीप को मैं यहाँ पे लाके अपनी मुर्गियों के साथ रख देता हूँ। वैसे इतनी देर में भाई ने हमारे फूड फार्म की बाउंड्री से लेके उसके ब्रिज को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया था, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। ना हमारे बेस के ऊपर प्रोग्रेस करने का काम तो ठीक ठाक चल रहा था। फिलहाल इस वर्ल्ड में हमें काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं एंड अभी तक हमारे पास आयरन का आर्मर के साथ साथ नई आयरन के टूल्स हैं। तो भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, जिसके ऊपर आगे चल के हम अपना आयरन फार्म बनाएंगे। फिलहाल मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म तो बना के कंप्लीट कर लिया था एंड उतनी देर में भाई ने इसके अपोजिट साइड दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने का काम भी शुरू कर दिया था, जिसके ऊपर हमारा एनिमल फार्म होने वाला है एंड हुआ तो आगे जाके हमारे एल्को चिकन शॉप भी होने वाली है। हमारे दोनों प्लेटफॉर्म तो बनके तैयार हो चुके थे, बट भाई और मेरे से यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती है। हम यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉर्च लगाना भूल गए थे एंड इस वजह से यहाँ पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो चुके हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर एक एक करके इन्हें मारने लगते हैं एंड तभी भाई मुझे बताते हैं कि मैंने जो एनिमल स्पॉन होने के लिए नीचे प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर एक शीप स्पॉन हो रखी है। तो मैं फटाफट से इसको नीचे देखने जाता हूँ। यहाँ जाते वक्त मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है, बट मैं यहाँ पे जैसे ही नीचे जाता हूँ मेरे को यहाँ पे शीप रेंडर हो जाती है। तो फाइनली हमारे पिछले शीप भाई के लिए एक और शीप मिल चुकी है। तो अब मैं फटाफट से इसको सेफली यहाँ पर ऊपर ले जाने लगता हूँ। अब क्योंकि हमारा नया एनिमल फार्म तो बनके तैयार हो ही चुका है, तो भाई और मैं यहाँ पे सभी एनिमल्स को नए एनिमल फार्म के अंदर शिफ्ट करने लगते हैं एंड विलेजर ने यहाँ पर एक गोलम स्पॉन किया था, तो उसको अपने पीछे बुला के भाई और मैं यहाँ पे बड़े प्यार से पीट देते हैं। अब क्योंकि हमने अपने जानवरों को सुअरों को, मेरा मतलब विलेजर को खुले आसमान के नीचे रखा है, वैसे विलेजर भी जानवर ही तो होते हैं। मैं आ जाऊं क्या? तो मिला जुला की बात यह है कि अब हम उनके लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए भाई और मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एंड साथ ही साथ विलेजर के आसपास हमें कभी गोलम भैया आयरन देने आते थे, तो हम बड़े प्यार से उनसे आयरन ले लेते थे। एंड अभी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, काफी दिन हो गए बट ये ट्रेडर डिस्पॉन नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो इसको बोट में से निकालते हैं और इसको भागने का मौका देते हैं। इसके ना भागने पर भी हम इसको यहाँ पे मार देते हैं। तो अपनी ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए यहाँ पे सभी मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, जो कि अभी आप यहाँ पे चेस्ट के अंदर देख ही सकते हो। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने विलेजर का बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम शुरू करते हैं। आप सिनेमैटिक में एंजॉय करो। फाइनली हमारा ट्रेडिंग हॉल बनके तैयार हो चुका है एंड इसके आसपास हमने काफी अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर दी है एंड शायद ही हमारे विलेजर को काफी अच्छा लगेगा। वैसे अगर ना भी अच्छा लगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनको इसी के अंदर आके अपनी सजा काटनी है। ट्रेडिंग हॉल के तुरंत बनने के बाद भाई मेरे को नेदर में कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं एंड यहाँ पर आते ही मुझे पता चलता है कि हमसे बचने के लिए सारे गोरम यहाँ पे नेदर में आ चुके हैं। बट चिंता मत करो, मैं इनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा मैं तब क्या था जब भी हमसे परमिशन लेके नेदर में घूमने आते, वैसे हम फिर भी उन्हें मारने ही वाले थे। वापस ओवरवर्ल्ड आके हमें यहाँ पर एक और गोलम दिखता है, तो हम लगे हाथ इस गोलम भाई से भी आयरन ले लेते हैं एंड अब टाइम हो चुका है हमारे सभी विलेजर को अपने नए हाउस में शिफ्ट करने का। देन फटाफट से रात होती बेड वाली ट्रिक की मदद से हम इनको ले जाने लगते हैं। इनको ले जाते वक्त रास्ते में हमारे ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है एंड तभी हमें याद आता है कि हम दोबारा से नए प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉर्च लगाना भूल चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इन विलेजर को फटाफट से ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करते हैं एंड ऑलमोस्ट सुबह होते होते हमारे ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक गोलम भैया स्पॉन होते हैं, जो पता नहीं कैसे यहाँ पे फंस के मरने लगते हैं। तो मैं उनको यहाँ पर एक हिट मार देता हूँ। देन मैं एनिमल फार्म के ऊपर आके कुछ चिकन को ब्रीड करवाता हूँ एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ शीप को भी ब्रीड करवा देता हूँ। देन शाम होते होते मैं यहाँ पे कुछ ट्री को भी ग्रो कर देता हूँ। अब एनिमल्स के आसपास कुछ हरियाली रहेगी तो उनको देख के अच्छा लगेगा। नाउ मैं फूड फार्म के ऊपर आके कुछ कैरेट को हार्वेस्ट करता हूँ एंड साथ साथ मैं इनको यहाँ पे रीप्लांट भी कर देता हूँ। अपने फूड फार्म पे जितनी भी कैरेट ग्रो हो चुकी थी उन सभी को लेकर मैं फटाफट से ट्रेडिंग हॉल के अंदर आ जाता हूँ एंड फटाफट से इसकी चेस्ट में सबको रख देता हूँ एंड साथ ही साथ मैं इन विलेजर को भी कैरेट देकर ब्रीड करवा देता हूँ। देन मैं उस शैतान गोलम से अपना पुराना बदला लेता हूँ। नाउ अगले दिन भाई और मैं आराम से बैठ के ट्रेडिंग हॉल को देखते हैं। नहीं, ऐसा मत कहो कि हम यहाँ पे टाइम पास
पास कर रहे हैं। देन मैं जैसे ट्रेडिंग हॉल के बाहर आता हूँ, मुझे पता चलता है हमारे प्रो भाई ने दोबारा से 2 विलेजर को गलती से बाहर निकाल दिया है। इस लोहे के गेट के बावजूद ये विलेजर बाहर कैसे निकल रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, या फिर इसके पीछे भी भाई की कोई प्लानिंग छुपी हुई है ना। भाई और मैं अगेन एक्सप्लोरेशन के काम पे निकल जाते हैं। एंड इस बार सबसे पहले हम उस विलेज में जाने वाले हैं जो मेरे को लास्ट टाइम एक्सप्लोर करते हुए मिली थी। काफी देर के बाद फाइनली हम इस विलेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले सभी घर को एक एक करके लूटने का टारगेट होने वाला है। तो भाई और मैं यहाँ पे फटाफट से इस विलेज को खाली करने का काम शुरू कर देते हैं। इन विलेज की चेस्ट में से हमें एमरल्ड, वीड और कुछ और फालतू का सामान मिलता है। इस पूरी विलेज को लूटने के बाद भी हमें कुछ खास काम का नहीं मिला था, बट फिर भी यहाँ पर हमारे एक और काम की चीज जरूर थी। यहाँ पर 2 पिग होते हैं जिनको हम अपने साथ अपने बेस के ऊपर ले जाने का डिसाइड करते हैं। तो भाई और मैं यहाँ पे इनको कैरेट की मदद से एक एक करके ले जाने लगते हैं। फिलहाल हमारा बेस यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, तो हम इन पिक को यहाँ पे बीच में ट्रैप कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कुछ और न्यू स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ब्रीजिंग करते हुए आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर हमें यहाँ पर एक डेजर्ट टेंपल दिखता है, तो फटाफट से भाई और मैं ब्रीजिंग करते हुए इसकी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमें इसके अंदर से काफी अच्छी लूट मिलने वाली है। बट जैसे हम इसके पास जाने लगते हैं यहाँ पे TNT एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे नीचे वाले एरिया पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे रखी चारों चेस्ट अब बर्बाद हो चुकी है। एंड ये अचानक से कैसे हुआ मैं उसको पता करने के लिए यहाँ पे रिप्ले देखता हूँ। एंड मुझे पता चलता है यहाँ पर एक नूबड़े स्केलेटन की वजह से ये फट गया था। वैसे ये चीज मैं सोच ही रहा था कि मोजांग वालों ने काफी देर से हमारे मजे नहीं लिए हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। देन हम डेजर्ट टेंपल के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर आगे मुझे पता चलता है कि 3-4 क्रीपर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे जैसे करके इनसे बचते हैं, देन फटाफट से बो एंड एरो की मदद से इनको मारते भी हैं। अब क्योंकि यहाँ पे रखा ट्रेजर बर्बाद हो चुका है, बट वापस जाने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज दिखती है। ये वही सस्पिशियस सैंड है जिसमें से हमें अच्छी लूट मिल सकती है, बट फिलहाल हम अपने साथ वो ब्रश लेके नहीं आए हैं। तो भाई और मैं यहाँ पे फटाफट से अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं एंड वापस जाते वक्त बीच में से हमारे 2 पिक को भी ले लेते हैं। हम इनको अपने बेस के ऊपर लाने के साथ ही साथ अपने एनिमल फार्म के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। देन भाई और मैं अगेन झाड़ू लेके निकल जाते हैं उस डेजर्ट टेंपल की तरफ और शायद वहां से हमें अच्छी लूट भी मिल जाए। बस लास्ट टाइम की तरह हमारे साथ प्रैंक ना हो जाए। यहाँ पर आके मैं जैसे ही झाड़ू मारना शुरू ही करता हूँ कि पहली बारी में ही मेरे को यहाँ पर एक डायमंड मिल जाता है। इसको देख के भाई और मैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए। बड़े खतरनाक लोग हैं। देन हम यहाँ पे कुछ और सस्पिशियस सैंड ढूंढते हैं। कुछ बेकार के सामान के बाद हमें यहाँ पर एक और डायमंड मिल जाता है। 2 डायमंड मिलने के बाद हमें यहाँ पे पोट्री वगैरह और बाकी बेकार का सामान ही मिल रहा था। तो भाई और मैं अपने बेस की तरफ वापस निकल जाते हैं। वापस बेस के ऊपर आके सबसे पहले मैं अपना कीमती सामान चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड फाइनली पूरी ठंडी खत्म होने के बाद भाई ने यहाँ पे नहा ही लिया है, तो अब हमें जल्दी से जल्दी हमारा आयरन फार्म भी बना लेना चाहिए। ट्रेडिंग हॉल में से एक आधा गोलम को मार के जब मैं बाहर निकल रहा होता हूँ, तभी मेरे को यहाँ पर एक तीसरा विलेजर बाहर घूमता हुआ दिखता है। एंड पता नहीं ये विलेजर अपने आप यहाँ पे बाहर कैसे निकल रहे हैं। तो मैं इस चालाक विलेजर को भी यहाँ पे बोट में बिठा के साइड में कर देता हूँ एंड ये हमारे आयरन फार्म में ले जाने के काम आएंगे। तो अब आयरन फार्म को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है मैं फटाफट से उनको क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। एंड अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी गोलम को मारा है उससे हमने आयरन इकट्ठा किया है। देन फटाफट से मैं यहाँ पे आयरन फार्म को बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। नाउ फाइनली हमारा आयरन फार्म भी बनके तैयार हो चुका है एंड ये बनने के साथ ही काफी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। और इतनी देर में भाई ने यहाँ पे ट्री फार्म के ब्रिज को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। देन भाई और मैं लगातार अगले कुछ दिनों तक स्प्रूस की वुड को इकट्ठा करते हैं। अब क्योंकि ट्री कटिंग का काम अपने आयरन फार्म के पास में ही कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर अपने आयरन फार्म पे अलग से AFK करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन मैं आयरन फार्म पे आकर देखता हूँ तो हमारे पास लगभग 2 स्टैक आयरन इकट्ठा हो चुके थे और साथ ही भाई और मैंने इतने दिनों में काफी सारी वुड को इकट्ठा कर लिया है। तो अब मैं आयरन की मदद से काफी सारे लेंटन बनाता हूँ और साथ ही भाई और मेरे लिए फुल्ली आयरन के आर्मर को भी बना के कंप्लीट करता हूँ। नाउ फाइनली हमारे पास फुल्ली आयरन का आर्मर और टूल्स आ चुके हैं। अब क्योंकि हमारे बेस के ऊपर काफी सारी ऐसी जगह रह गई जहाँ पे लेंटन लगाना बाकी रह गया है, तो एक काम करते हैं फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट करते हैं। देन ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर, क्योंकि आज इन्हें हमारे साथ काफी ज्यादा मजदूरी करनी है। हमने जितनी भी वुड को कट करके इकट्ठा किया था, आप देख सकते हो भाई ने उन सभी को यहाँ पे स्टिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने सभी विलेजर से ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं। अपनी एमरल्ड की ट्रेडिंग का काम तो ठीक ठाक चल रहा था। फिलहाल मेरे को कुछ विलेजर को लाइब्रेरियन भी बनाना है। तो लास्ट टाइम मैंने जब पिगलिन से ट्रेड करी थी तो मेरे को कुछ लेदर भी मिला था, तो उससे जितनी भी बुक बनती है मैं उसे यहाँ पे बना लेता हूँ। जब तक भाई ट्रेडिंग हॉल के अंदर एमरल्ड की ट्रेड कर रहे हैं, मैं नेदर में आके काफी देर तक गोल्ड फार्म पर AFK करता हूँ। इतनी देर AFK करने पर मेरे पास काफी सारी गोल्डन स्वॉर्ड हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाता हूँ और जितनी भी गोल्डन स्वॉर्ड होती है फटाफट से इसके अंदर स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ एंड दोबारा यहाँ पे गोल्ड इकट्ठा करने के लिए लग जाता हूँ। काफी सारा गोल्ड इकट्ठा होने के बाद मैं इनसे ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को फायर का पोशन और ग्रेवल के साथ साथ काफी सारा सामान मिलता है और साथ ही साथ मेरे को काफी सारे लेदर भी मिल जाता है। तो फटाफट से अपने बेस के ऊपर आकर मैं चेस्ट के अंदर सारे सामान को रख देता हूँ। देन मैं काफी सारे बुकशेल्फ, लेक्टन और एक इंचेंटिंग टेबल बनाता हूँ। देन मैं जब ट्रेडिंग हॉल के अंदर आता हूँ मैं देखता हूँ भाई ने काफी सारे एमलेट ट्रेड करके रखे थे। मेरे पास जितने भी लेक्टन होते हैं मैं उन्हें भाई को दे देता हूँ, जिससे कि भाई यहाँ पे काम के लाइब्रेरियन को ढूंढ के अच्छी बुक को ट्रेड कर सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ और एमलेट की ट्रेड करता हूँ। काफी सारे एमलेट कमाने के बाद मैं यहाँ पे आर्मर एंड टूल स्मिथ को अपग्रेड करने लग जाता हूँ। आर्मर
आर्मर को अपग्रेड करके पूरा डायमंड का आर्मर बेचने लगा था। देन फटाफट से मैं से 2 जोड़ी आर्मर खरीद लेता हूँ। देन लग जाता हूँ मैं यहाँ पे वेपन स्मिथ को अपग्रेड करने के लिए। और इसी तरह से भाई और मैं अगले कुछ दिनों तक ट्रेडिंग का या फिर ये कह लो मजदूरी का काम करते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेडिंग का काम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आप इस चेस्ट में देख सकते हो कि हमने फुल्ली डायमंड के आर्मर एंड टूल के साथ साथ काफी सारी बुक भी ट्रेड करी है। हमने यहाँ पे जितनी बुक ट्रेड करी है उसमें से ज्यादातर हमारी सिर्फ वेपन में लगने के लिए है। देन हम आयरन फार्म के ऊपर अपना एक इंचेंटमेंट सेटअप भी लगा लेते हैं, जिसमें हम अपने बेकार इंचेंटेड आर्मर को बढ़िया से इंचेंट करेंगे। मैं अपने आर्मर को इंचेंट करने जा ही रहा था कि हमें पता चलता है कि हमारे पास तो लैपिस ही नहीं है। लैपिस लेजुली हम क्लैरिक से सिर्फ ट्रेड करके ही ले सकते हैं। एंड क्लैरिक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड की जरूरत होगी। तो सबसे पहले भाई और मैं अपनी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लूटिंग 3, शार्पनेस और फायर रिस्पेक्ट की बुक लगाते हैं। देन फुल्ली तैयार हो जाते हैं अपने फोर्ट्रेस को लूटने के लिए, क्योंकि अब हमें फटाफट से कुछ ब्लेजआउट की जरूरत है। फोर्ट्रेस की तलाश में हम नेदर में आके काफी दूर निकल जाते हैं एंड बिना रुके कंटिन्यू काफी देर तक ब्रिजिंग करते हैं। काफी देर तक नेदर में एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हमें फोर्ट्रेस की जगह बेशियन मिल जाती है। एंड हम सोचते हैं कि लगे हाथ बेशियन को भी लूट ही लेते हैं। यहाँ पर आते भाई के ऊपर कुछ ब्रूट अटैक कर देते हैं, बट इनको हम आराम से धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। आगे चल के हमें 2 सिंगल चेस्ट मिलती है एंड दूसरी वाली चेस्ट में मेरे को एक पूरा एंशिएंट डेब्रीज मिल जाता है। तो इसी तरह से हम बेशियन में पीटने के साथ साथ पिटते हुए कुछ और चेस्ट को लूटते हैं एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे छुपे कुछ गोल्ड को भी चुराते हैं। आगे चल के हमें यहाँ पे इनका मेन खजाना दिखता है और इसकी चेस्ट में से काफी सारे काम के सामान के साथ यहाँ पर एक आर्मर टिम भी था एंड दूसरी चेस्ट में से मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। अब इतनी लूटपाट करने के बाद इस बेशन में कुछ और लूटने के लिए बचा नहीं था, तो भाई और मैं यहाँ पे आगे ब्रिजिंग करते हुए निकल जाते हैं अपनी फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। A few moments later. काफी देर के बाद हमें यहाँ पर एक फोर्ट्रेस दिख भी जाती है और लिटरली हमारे पोर्टल के काफी ज्यादा दूर थी। काफी सारे ब्लेज दूर से ही हमारे ऊपर हमला भी कर रही थी, तो हम यहाँ पर अच्छे से ब्रिजिंग भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी चीज के लिए हम यहाँ पर अपने साथ फायर रेस के पोशन भी लेकर आए हैं। तो फटाफट से पोशन मार के भाई और मैं निकल जाते हैं फोर्ट्रेस की तरफ। यहाँ पर हमारे मेनली 2 टारगेट होने वाले हैं, ब्लेज आउट के साथ साथ 3 विदर हेड भी कलेक्ट करना, जिससे आगे जाकर हम अपना बीकन बनाएंगे। बट फोर्ट्रेस में आती भाई ने इन बिगलिन से मैटर कर लिया था, तो फटाफट से इन्हें मार के मैं इनका मैटर सुलझाता हूँ। आगे चलकर हम यहाँ पे कुछ विदर स्केलेटन को भी मारते हैं, बट हमारी किस्मत यहाँ पर इतनी अच्छी भी नहीं थी कि हमें ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। फोर्ट्रेस में आगे बढ़ते हुए हम कुछ ब्लेज और विदर स्केलेटन को मारते हैं, फिर आगे काफी सारे विदर स्केलेटन हमें मारते हैं। इतने सारे विदर स्केलेटन को मारने के बाद भी हमें अपना पहला विदर हेड नहीं मिला था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी लूटिंग 3 को लगाने का फायदा क्या हो रहा है। आगे एक लावा बकेट कलेक्ट करने के बाद हम कुछ और विदर स्केलेटन को मारते हैं एंड इस बार फाइनली हमें यहाँ पर अपना पहला विदर हेड मिल जाता है। देन यहाँ से हम कुछ नेदर वॉट भी इकट्ठा करते हैं, जो कि आगे चल के हमारे पोशन वगैरह बनाने के काम आ जाएगी। देन आगे मैं एक विदर स्केलेटन को मारता हूँ, तो वो मरने के बाद विदर हेड ड्रॉप कर देता है। देन आगे चल के मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है। तो अब टाइम आ चुका है हमारे लास्ट विदर हेड को कलेक्ट करने का, क्योंकि हमारे पास ब्लेजर ऑटो ठीक ठाक हो ही चुकी है। तो फटाफट से इस काम को भी खत्म करते हैं। नो फाइनली हमें अपना तीसरा विदर हेड भी मिल चुका था। देन भाई और मैं फोर्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि रास्ते में हमें एक विदर स्केलेटन मिलता है। उसको मारने पर हमें अपना चौथा विदर हेड भी मिल जाता है। देन भाई और मैं यहाँ पर एक भी सेकंड एक्स्ट्रा लगाए बिना इस फोर्ट्रेस को एस्केप कर लेते हैं। देन फटाफट से निकल जाते हैं अपने पोर्टल की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम अपने बेस के ऊपर नेदर का सारा काम कंप्लीट करके आ चुके हैं। एंड भी आप इस चेस्ट के अंदर देख सकते हो कि हम कितना सारा गोल्ड, आर्मर ट्रिम और साथ ही साथ 4 विदर हेड को लेकर आए हैं। देन फटाफट से मैं यहाँ पर अपना एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ। ट्रेडिंग हॉल में ब्रूइंग स्टैंड लगाने के बाद मैं एक विलेजर को क्लैरिक बनाता हूँ एंड मुझे पता चलता है इस क्लैरिक को यहाँ पर रॉटन फ्लैश से अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से अपने मॉब फार्म और गोल्ड फार्म से रॉटन फ्लैश को ले लेता हूँ। देन फटाफट से ट्रेडिंग हॉल के अंदर आके क्लैरिक को लैपिस लेजुली के लिए अपग्रेड करता हूँ। देन इससे कुछ लैपिस भी खरीदता हूँ। नाउ अभी हमारे पास ठीक ठाक लैपिस भी हो चुका है। तो फाइनली भाई और मैं अपने आर्मर के ऊपर ओपी वाली इंचेंटमेंट लगा सकते हैं। नाउ फाइनली अपना पूरा एन्चेंटमेंट वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं अपने एक्सपी फार्म के ऊपर अपने आर्मर टूल्स को हील करने लग जाता हूँ। अब क्योंकि हमारे बेस के ऊपर जो पोर्टल है वो बाइक की शक्ल की तरह बकवास दिखता है, तू मुझे गलत मत बोल। तो इसलिए अब हमें अपने बेस के ऊपर एक बढ़िया सा डेकोरेटिव पोर्टल बनाना होगा, जिसके लिए भाई और मैं यहाँ पर एक और नए प्लेटफॉर्म को बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ना शाम होते होते अपना ये प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है। अब क्योंकि हमारी आदत है हर काम को बीच में छोड़ने की, तो मैं उसको छोड़ के आ जाता हूँ हमारी बीच आंटी के पास। एंड साथ ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस बीच के लिए एक बढ़िया सा हाउस को बनाना चाहिए, जिसके अंदर ये अपना जादू टोड़ने वाला टोटका कर सके। तो मैं यहाँ पे लग जाता हूँ इसके हाउस को बनाने के लिए।
ना अपना ये विच का घर भी बनके तैयार हो चुका है एंड इसके अंदर साथ ही मैंने कुछ कोल्ड्रन वगैरह भी लगा दिए हैं। अब जब मन करे वो चुड़ैल इसके अंदर जादू टोना कर सकती है। अभी हमारा यहाँ पे मुश्किल काम भी बचा हुआ है, इस चुड़ैल आंटी को इसके अंदर लेके आना। तो फटाफट से मैं इसको अपने पीछे लाके अंदर ले जाने लगता हूँ एंड गेट पे लगा के धक्का देके इसको अंदर भेज देता हूँ। तो गाइस अब अपना ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब उम्मीद करता हूँ कि ये चुड़ैल हमारे ऊपर ही जादू टोना ना कर दे। अब क्योंकि हमारा पोर्टल वाला प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है, हम यहाँ पे नेदर में आ जाते हैं एंड हमारी क्रिम्सन और वॉब वाले प्लेटफॉर्म थे, उन पे जाके यहाँ की ग्रास को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि हमने अपनी पिकेक्स के ऊपर पहले ही सील टच लगा ली थी। इन बायोम की ग्रास के साथ साथ यहाँ पे जितना भी नेदर था मैं साथ में उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। कुछ टाइम पहले ओवरवर्ल्ड से हमारा पोर्टल टूट जाने की वजह से यहाँ पे दो पोर्टल हो चुके हैं। इतनी क्लोज में पता नहीं कैसे दो हो गए, बट ये एक्स्ट्रा ऑब्सीडियन हमारे काम आ जाएगा। यहाँ का ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड का भी ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ ना भाई। और मैं बेस के ऊपर आके अपनी कुछ क्रिम्सन और वॉब की ग्रास को मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि हमें अपने बीकन को बनाने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा, तो उसके लिए भाई और मैं यहाँ पे एक और नए प्लेटफॉर्म को बनाने का काम शुरू कर देते हैं। नाउ फाइनली अपना ये प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है। देन फाइनली मैं लग जाता हूँ हमारे एक बढ़िया सा पोर्टल को बनाने के लिए। अपना एक नया पोर्टल बनके तो तैयार हो चुका है और इतनी देर में भाई ने यहाँ पे बीकन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नए ट्री को भी उगा दिया है। तो दोस्तों अब हम एंडर ड्रैगन और विदर को मारने के लिए ठीक ठाक प्रिपेयर हो चुके हैं। हमारा पूरा आर्मर एंड टूल बिल्कुल रेडी हो चुका है। बेशन में मिले गोल्ड से जितने गोल्डन एप्पल बन सकते हैं वो उन्हें बना लेते हैं एंड साथ ही हम कुछ रॉकेट और आई ऑफेंडर भी बना लेते हैं। नाउ टाइम आ चुका है स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाने का। पहली आई ऑफेंडर फेंकने के बाद वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी। देन भाई और मैं फटाफट से इस तरफ निकल जाते हैं। हम अपने बेस से ब्रिजिंग करते हुए काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। फिलहाल मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं मिलता है, बट अपना लास्ट टाइम वाला डेजर्ट टेंपल मिल जाता है। यहाँ से आगे निकलने के बाद फाइनली हमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। यहाँ पर आते हमें इजिली अपनी 2 लाइब्रेरी भी दिख गई थी। भाई और मैं सबसे पहले यहाँ पे पानी की मदद से नीचे आते हैं। देन पल मार के अपनी पहली लाइब्रेरी में भी आ जाते हैं। यहाँ की दोनों चेस्ट लूटने के बाद बाकी सामान के अलावा हमें यहाँ पे कुछ आर्मर ट्रिम मिल गए थे। देन आगे कुछ और चेस्ट लूटने के बाद हमें उनमें से 2 डायमंड भी मिल गए थे। देन फटाफट से हम यहाँ पर अपनी दूसरी लाइब्रेरी में आ जाते हैं एंड यहाँ की दोनों चेस्ट में से हमें अगेन आर्मर ट्रिम मिल जाते हैं। देन फाइनली हम यहाँ पर अपना पोर्टल रूम भी ढूंढ लेते हैं। देन फटाफट से मैं यहाँ पे बची हुई आईओ फेंडर लगा देता हूँ। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को मार के इस वर्ल्ड को उसकी काली शक्तियों से आजाद करने का। खैर आपको भी पता है कि ये सब बकवास की बातें हैं ना। यहाँ आते ही सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइम पास, मेरा मतलब है आसपास का थोड़े से बढ़िया नज़ारे देखते हैं। ड्रैगन के हवा में उछाल देने के बाद हमें क्लच करने के लिए यहाँ पे पॉल की जरूरत होगी। क्लच होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहेगा। तो भाई और मैं एक एरिया बना के फटाफट से एंडरमैन को मारना शुरू कर देते हैं एंड लूटिंग 3 की वजह से हमारा ये काम भी फटाफट से कंप्लीट हो जाता है। देन हम फटाफट से एक एक करके सभी क्रिस्टल को फोड़ने लग जाते हैं। सभी क्रिस्टल फोड़ने के बाद भाई और मैं इसको एरो से मारना शुरू कर देते हैं एंड जैसे ही ड्रैगन नीचे आ रहा होता है हम अगेन इसकी कुटाई लगाना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा बजाने के बाद ये ऑलमोस्ट मर ही चुका था, तो मैं अपनी शॉट का फाइनल हिट मार के इसका खेल खत्म कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो भी एक्सपी गिरी होती है भाई और मैं उसे कलेक्ट कर लेते हैं एंड साथ ही साथ इसका काला अंडा भी ले लेते हैं। तो अब टाइम आ चुका है अपने विदर को स्पॉन करके मारने का, बट इस बार यहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क लेने वाले हैं। हम विदर को यहाँ पर ओपन में स्पॉन करके मारने वाले हैं एंड इसे स्पॉन करने के बाद आगे क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता है। तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पे लगा के स्पॉन कर देता हूँ। जैसे ही विदर स्पॉन होता है डायरेक्ट भाई को छोड़ के मेरे ऊपर हमला करने लग जाता है। देन भाई और मैं फटाफट से 2 तरफ से इसको एरो से मारने लग जाते हैं। शुरुआत में इसे पीटते पीटते हमने इसकी हेल्थ तो काफी कम कर दी थी। देन थोड़ी देर बाद ही इसका उल्टा होने लग जाता है। विदर हमें पीट के हमारी हेल्थ कम करने लग जाता है। देन जैसे हम अपने आप को बचाने के चक्कर में इधर उधर भागते हैं तब तक इसकी हेल्थ फुल हो चुकी थी। फिलहाल हम इससे बचने के लिए अपने साथ जो लाइव गोल्डन एप्पल है उसका यूज करते हैं एंड साथ ही साथ एंडर एप्पल का भी यूज करते हैं एंड भाई और मैं इससे फाइट करना कंटिन्यू रखते हैं। इसको मारते मारते हमने इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी थी एंड तभी यहाँ पर एक बढ़िया चीज होती है, ये बेवकूफ इधर नीचे की तरफ आ जाता है। देन फटाफट से भाई और मैं इसको शॉर्ट से मारने लग जाते हैं। देन फाइनली हम इसको मार के खत्म कर देते हैं एंड अब हमें अपना पहला नेदर स्टार भी मिल चुका है। नाउ टाइम आ चुका है अपनी एनसीटी में जाके लाइटर को ऑब्टेन करने का। देन फटाफट से भाई और मैं इस पोर्टल की तरफ अपनी पॉल को फेंकते हैं। देन बिना देरी किए आ जाते हैं अपनी एंड सिटी की तरफ। यहाँ पर आती भाई और मैं एक डायरेक्शन में एंड सिटी की तलाश में आगे निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे चल के हमें यहाँ पर अपनी पहली एंड सिटी भी दिख जाती है, बट जैसे हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि एंड सिटी काफी ज्यादा छोटी थी एंड सबसे बेकार बात तो ये थी कि यहाँ पे शिप भी नहीं थी। देन भाई और मैं सोचते हैं कि अब अगर यहाँ पर आ ही गए हैं तो लगे हाथ यहाँ की चेस्ट को भी लूट ही लेते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले तो हम हर जगह के शलगर को मारते हैं। इस पूरी जगह को तलाश करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक भी चेस्ट नहीं है, जिसका मतलब कि यह है कि मोजांग वालों ने हमारे साथ दोबारा प्रैंक कर दिया है।
सह लेंगे थोड़ा सा। देन मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना एक शलकर बॉक्स बनाता हूँ एंड अपना सारा कीमती सामान उसके अंदर रख देता हूँ। देन भाई और मैं निकल जाते हैं अपनी दूसरी एनसीटी को ढूंढने के लिए। थोड़ा बहुत आगे जाकर हमें फाइनली यहाँ पर एक और एनसीटी दिख जाती है एंड इस बार ये पहली वाली एनसीटी से काफी ज्यादा बड़ी थी एंड सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि यहाँ पर शिप भी थी, जिसका मतलब ये है कि हमें अपना पहला इलेक्ट्रा तो मिल जाएगा। यहाँ पर आकर हम अगेन कुछ हल्कर को मारते हैं एंड मेरे एंडर पल यहाँ पर खत्म हो चुके थे, तो मैं भाई से कुछ एंडर पल ले लेता हूँ। देन पल करके भाई और मैं शिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ बैठे छुटकू चौकीदार को मारने के बाद हम दोनों चेस्ट को लूटते हैं। देन उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे लगा इलेक्ट्रा भी ऑब्टेन कर लेता हूँ, तो अपना ये काम भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। देन मैं लगे हाथ शिप के ऊपर लगा ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रैगन हेड कलेक्ट करने के साथ ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रा से उड़ने लग जाता हूँ। फिलहाल हमें यहाँ पे काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी एक और शिप वाली एंड सिटी को ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई एंड स्टोन और कोरस फ्लावर को माइन करने के मजदूरी के कलेक्ट करने के काम में लग जाते हैं। वैसे वो भी एक तरह से मजदूरी का ही काम हुआ एंड क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रा होती है, तो मैं यहाँ पे उड़ते हुए दूसरी एंड सिटी को ढूंढने के काम में निकल जाता हूँ। और लिटरली हमारी लास्ट वाली एंड सिटी के एकदम पास में ही दूसरी एंड सिटी भी होती है और ये इतनी बड़ी एंड सिटी होती है कि यहाँ पे लगभग 3 एनसीटी बन जाएगी। बट इतनी बड़ी एनसीटी होने का भी कोई फायदा नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी होने के बावजूद यहाँ पर शिप नहीं होती है। देन मैं सोचता हूँ कि अब अगर यहाँ पर आई गए हैं तो लगे हाथ यहाँ की सारी चेस्ट को भी लूट लेते हैं। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सभी चेस्ट को लूटने लग जाता हूँ। ना मेरा ये काम भी कंप्लीट हो चुका था एंड जब मैं भाई के पास आता हूँ, भाई का भी मजदूरी कलेक्ट करने का काम कंप्लीट हो चुका था। देन हम बिना देरी किए हुए वापस अपने बेस के ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस फिलहाल हमने अपने बेस के ऊपर काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ साथ ठीक ठाक दिखने वाले बिल्ड भी बनाए हैं। ना अभी टाइम आ चुका है हमारे बेस के ऊपर अभी तक के सबसे बड़े बिल्ड को बनाने का। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसके लिए हमारे मटेरियल कलेक्ट करने का काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एनिमल फार्म के ऊपर आके सभी शीप से वूल को शेयर करता हूँ एंड हम इतने सारे वूल का क्या करने वाले हैं वो तो आपको बिल्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। देन हमारे बीच वाले प्लेटफॉर्म पे जितनी भी चेस्ट लगी हुई थी, मैं उन सभी को तोड़ के सारे सामान को साइड में शिफ्ट करने लग जाता हूँ। और इतनी देर में भाई कॉबलस्टोन फार्म पे वर्क करने के साथ साथ सभी ट्री को कट करने का काम करते हैं। हमारा सभी बेसिक का मटेरियल कलेक्ट करने का काम तो हो चुका था। देन भाई मॉ फार्म के ऊपर एक मेगा स्मेल्टिंग एरिया भी बनाते हैं एंड साथ ही जितना भी स्टोन माइन किया था उसे स्मेल्ट करने के लिए लगा देते हैं। देन मैं यहाँ पे सभी स्टोन को स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे लास्ट बिल्ड को बनाने के लिए अपना सभी मटेरियल कलेक्ट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इस फाइनल बिल्ड को भी बना के कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोग आराम से सिनेमैटिक में एंजॉय करो। तो दोस्तों फाइनली हमारे बेस के एकदम बीचों बीच एक बड़ी सी विंड मिल बनके तैयार हो चुकी है एंड इसको हमने काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करके अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब क्योंकि हमारे बिल्ड बनाने का काम भी बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है, तो काम करते हैं फटाफट से अपना आखिरी बचा हुआ काम कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए भाई और मैं आयरन फार्म पे आ जाते हैं। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी चेस्ट आयरन से भर चुकी है। तो अब लगे हाथ इन सभी आयरन को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें अपने फुल्ली मैक्स बीकन को बनाने के लिए जितने भी ब्लॉक्स ऑफ आयरन चाहिए उसे तो हमारे पास काफी ज्यादा हो चुके हैं। एंड जैसा कि आपको याद ही होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी से हमें टोटल 4 आर्मर टेम मिल गए थे एंड साथ ही हमें एंड सिटी की चेस्ट में से काफी सारे डायमंड भी मिले थे। तो काम करते हैं, फटाफट से अपने आर्मर टेम को ड्यूप करते हैं एंड भाई और मेरे आर्मर को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास लैपिस लेजुली ही पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से इसको ट्रिम कर दिया। नाउ आर्मर टेम लगाने के बाद भाई और मैं दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट इसका क्या फायदा, सिंगल तो हम वैसे भी हैं। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइटर थी एंड ये भी हमारी प्रो हरकतों की वजह से टूट सकती है, तो मैं फटाफट से इसके ऊपर मेंडिंग की बुक लगा देता हूँ एंड फैंटम मेमोरी से इसको हील कर लेता हूँ। ना भाई और मैं बिना देरी किए हुए हमारे बीकन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। तो एक काम करता है, फटाफट से अपने लास्ट बीकन को बनाने का काम भी खत्म करते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीजों के बाद हमारा फाइनल बीकन बनके भी तैयार हो चुका है और इसी के साथ भाई और मेरी ये जर्नी भी कंप्लीट होती है। और लिटरली इस वीडियो को बनाने के लिए भाई और मेरी अभी तक की सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। जहां तक मुझे पता है अभी काफी सारे लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। होप कि आप सभी को काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए। तो काम करो, फटाफट से कमेंट करके हमारे बेस को भी 100 में से नंबर दे दो। बस हम अपने स्कूल एग्जाम की तरह 35-40 पे ना आके अटक जाए। तो फटाफट से कमेंट करके 100 में से नंबर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा जल्दी लाऊंगा। हाँ मतलब कोशिश तो यही रहेगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।